लेकिन 1857 के विद्रोह के कारण को लेकर भारतीय इतिहासकार और यूरोप के इतिहासकार दोनों के विचार अलग है। और भारत में भी और यूरोप में भी कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह विद्रोह सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन कारणों से प्रभावित नहीं था, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पिछले 100 वर्षों के दौरान ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां रही वो तैयार की थी। ठीक है, अब यहां मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे। ठीक है, अब वो कौन सी नीतियां रही, कौन से कारण रहे। तो 1857 के विद्रोह के कारण को लेकर के सबसे पहले आप एक जान लीजिए, 1857 के विद्रोह को लेकर के इतिहासकारों के बीच मतभेद देखा जाता है। और यह मतभेद दो स्तरों पर है। एक स्वरूप को लेकर के कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था, नहीं था तो क्या था। स्वरूप नेचर आप कह सकते हैं, और फिर आप प्रकृति कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इतिहासकारों के बीच जिस तरह से स्वरूप को लेकर के वैचारिक मतभेद देखा जाता है, चाहे वो भारत के इतिहासकार है या यूरोप के इतिहासकार है, उसी तरीके से इसके कारणों को लेकर के कि ये विद्रोह किस कारण की वजह से हुआ, किस कारण से हुआ, इसको लेकर के भी मतभेद देखा जाता है। कारणों को लेकर के भी मतभेद दिखाई देता है। आप लोग लिखते जाएंगे, इसको बनाते जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत सारे जो अंग्रेजी और भारतीय इतिहासकार हैं, उन लोगों का मानना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह सैनिक असंतोष का परिणाम था। वह सैनिक असंतोष का परिणाम था। तो यहां पे पहले लिख लीजिए, अधिकांश अंग्रेजी एवं भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि यह जो विद्रोह हुआ वह सैनिक असंतोष का परिणाम था। ठीक है, सैनिक असंतोष का परिणाम था, इसलिए इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है या दी जाती है। लेकिन बाद के दिनों में इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देता है, उनके विचारों में मतभेद दिखाई देता है, और इसके कारणों की उन लोगों ने विस्तृत व्याख्या की है, अपने तर्क दिए हैं, कारणों को ढूंढ निकाला है। ठीक है, तत्कालीन कारण जो चर्बी वाला कारतूस है, यह एक प्रमुख कारण माना जा सकता है, था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह कह देना कि इसी की वजह से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई और यह कारण है,
तो ये बहुत ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, बल्कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद और 1857 इस बीच की अवधि में ब्रिटिश सरकार ने के द्वारा, ब्रिटिश सरकार नहीं कह सकते यहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो भारत में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक बदलाव लाने का प्रयास किया गया, या इन सभी क्षेत्रों में उनके द्वारा नीतिगत परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, और इसकी वजह से पूरे भारत के जनमानस में काफी असंतोष दिखाई दिया। और धीरे धीरे ये सब इस 1857 की पृष्ठभूमि को तैयार करने में काफी मददगार साबित हुआ, क्योंकि हमारा जो पहले से जो सामाजिक संरचना था बफरिंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारा हम बता रहे थे कि सामाजिक जो संरचना है, इसको उन लोगों ने क्या किया, इसमें उन लोगों ने हस्तक्षेप करके इसको परिवर्तित करने का प्रयास किया। आर्थिक जो हमारा ढांचा था उसमें इन लोगों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और आर्थिक ढांचा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। हमारे परंपरागत उद्योग धंधे ध्वस्त हो गए। शिल्पकार, जो हस्तकार ये लोग हैं, ये कंप्लीट रूप से बेरोजगार हो गए, मजदूरों की श्रेणी में आ गए। उस समय भारत की जो सूती वस्त्र की मांग वैश्विक बाजार में थी, उस पर अधिक टैक्स लगा करके उसको बाधित करने का प्रयास किया गया। भारतीय वस्तु जो भी ब्रिटेन में जाता था तो उस पर अधिक टैक्स लगा दिया जाता था, और वहां की जो वस्तुएं थी जो भारत में आती थी उस पर बहुत एक मामूली सा टैक्स, जिसको तटीय कर कहा गया है, उस समय वो लगा करके भारत के बाजार में पाट दिया गया। इससे हमारा आर्थिक शोषण हुआ, हमारे उद्योग धंधे क्या हो गए, चौपट हो गए, और बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये इन सभी कारणों की वजह से भी 1857 का विद्रोह हुआ है। इसके अलावा नई भू राजस्व नीतियां, व्यवस्था, प्रशासनिक हस्तक्षेप, इनका जो, जैसे में लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, जिसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी, भारत के राज्यों को, भारतीय रियासतों को मिला लेना, वेलेजली की सहायक संधि, इन सभी कारणों की वजह से भारतीय रियासतों में, राजाओं में, जमींदारों में काफी असंतोष देखा गया, और वह धीरे धीरे आग की तरह क्या था, सुलग रहा था। तो इन सभी कारणों को हम लोग अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे
कारण को हम लोग बांट करके देखेंगे तो सबसे पहले पहला जो कारण हम लोग मानेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, कि कैसे राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। रुक जाइए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण क्या 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 बोलिएगा। देखिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। स्वरूप जब हम लोग आगे देखेंगे ना, स्वरूप का किसी के कहने का, कुछ विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का, कि यह प्रथम विद्रोह था, तो कोई कहता है यह स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई थी, तो ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध था, इस तरह से। तो जब कारण जान लेंगे ना कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कारण थे, विभिन्न कारण है, एक कारण की वजह से ऐसा नहीं हुआ, तो आपको स्वरूप लिखने में मदद मिलेगा। तो नेचर और कारण दोनों को लेकर के भारत और अंग्रेज के इतिहासकारों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ ये तत्कालिक कारण नहीं माना जा सकता, इसको लेकर के मतभेद है। और अलग अलग जो इतिहासकार है ये अपना तर्क देते हैं कि एक प्रमुख कारण ये भी था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पिछले 100 वर्षों के दौरान तैयार की गई थी, उसी की परिणति है जो 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आया। ठीक है, तो यह राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, यानी 1757 प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल में औपनिवेशिक शासन सत्ता क्या हो गया, औपचारिक रूप से स्टैब्लिश हो गया, और बक्सर के युद्ध ने तो एक निर्णायक मोड़ दे दिया, और वहां के बाद से तो कहानी आप जानते ही हैं। फिर धीरे धीरे आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस, वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, ऐसे ऐसे विलियम वेंटिक, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा क्या किया गया, जो ब्रिटेन के जो अंग्रेज के गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय तो नहीं कह सकते, ये गवर्नर जनरल, ये लोग जब आए तो इन लोगों ने बहुत सारा क्या क्या किया है, काम किया, लेकिन वो जो काम था वो उनके हित से प्रेरित न था, और वो काम जो उनके हित से जो प्रेरित था, तो वो कहीं ना कहीं भारतीयों को ही नुकसान पहुंचाया ना। जो उनका जो परंपरागत जो ढांचा है सभी तरह का, उसको बिगाड़ने का काम न किया। तो इसको हम लोग शीर्षक वाइज देखेंगे कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के एक जगह हम लोग फैक्चुअल देखेंगे। पीटी फैक्ट्स है और मेंस में ये आपको काफी सपोर्ट करेगा, लेकिन पीटी फैक्ट्स आप अब जो बीपीएससी का जो नया तरीका है वहां पे कथन कारण वाले प्रश्न होंगे, तो इसको करना ज्यादा बेहतर हम समझते हैं। राजनीतिक प्रशासनिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक के बाद में आप स्थान दे सकते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था का या औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, इसको पढ़ाया जा चुका है ना, पढ़ाया जा चुका है। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, और तब लास्ट में आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां लिख लीजिए सैनिक कारण, या क्या कह सकते हैं दूसरे तरीके से, तत्कालिक कारण, उस समय इसी की वजह से ना हुआ सैनिक असंतोष। ठीक है, तो ये सभी कॉजेज है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। अब इसमें आप हेडिंग डालिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। ठीक है,
पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज। अब मैं पूछता हूं, सबसे पहले यदि देखा जाए तो ये कारण, राजनीतिक कारण सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। अब ये कैसे है, क्यों हम मान रहे हैं कि ये उत्तरदायी है, इसका जो है कंटेंट आप देखिए। सबसे पहले आप लिखिएगा विलेजली। आप जान ही रहे हैं यहां लैंग्वेज कम दिया जाएगा, ये आप स्पष्ट हो लीजिए। वेलेजली ने क्या किया? वेलेजली ने क्या किया बताइए। सिर्फ सहायक संधि करता था, तो लिखिएगा सहायक संधि। सहायक संधि जो करता था, क्या ये अच्छी बात थी? भारतीय राज्यों के साथ जो राजाओं के साथ जो सहायक संधि की इसने नीति अपनाई थी, क्या वो मजबूरी में करते थे या अपनी इच्छा से करते थे? और सहायक संधि के बाद आप लोगों ने देखा था जो भारतीय राज्यों का ब्रिटिश राज्य में विलय हम पढ़ाए थे, तो ये वहां पे अपने एक अधिकारी रेजिडेंट की नियुक्ति कर देता है, बताए थे ना। अब ये बताइए, आपके घर में कोई दूसरा मॉनिटरिंग करे, 100% नियंत्रण आप पर ना करके थोड़ा बहुत ही हस्तक्षेप करे, तो आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। राजाओं के साथ या जो स्वतंत्र भारतीय राज्य थी, प्रांत है, उसके साथ ये सहायक संधि होता है, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता, उनकी स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता भंग हुई और इनके द्वारा उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया गया, विशेषकर प्रशासनिक निर्णयों में काफी हस्तक्षेप किया गया। इस वजह से जो भी भारतीय राज्य जो ब्रिटिश राज्य में उसका विलय हो गया था या उनके साथ ब्रिटिशर्स के साथ संधि हुई थी, वो धीरे धीरे उनके अंदर असंतोष तो था ही। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ 1857 के विद्रोह के लिए? ये हो जाएगा वेलेजली की सहायक संधि। और शुरुआत यहीं से है, राजनीतिक कारण में सबसे पहला ये है वेलेजली की सहायक संधि। फिर देखिएगा प्रशासनिक निर्णयों में, राजनीतिक प्रशासनिक अंग्रेजों का, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी क्या करता था? लॉर्ड डलहौजी क्या करता था बताइए? लॉर्ड डलहौजी क्या करता था? हड़प नीति। अच्छा, डलहौजी का कार्यकाल बताइएगा। हड़प नीति, या इसको बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी। हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कार्य करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, जरा समझिए। उद्देश्य क्या था बताइए? भारत में अपने पांव को पसारना, भारतीय भूभाग पर कब्जा करना। और आपको पता है कि ये जो ब्रिटेन है, ये साम्राज्यवाद का समर्थक था, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का देश है। ये हर जगह जहां जाता है इसकी इच्छा अनंत है, ये चाहता था कि हमारा क्षेत्र विस्तार होता रहे। और भारत में भी इस लोगों के द्वारा, इस तरह के निर्णयों के द्वारा
ऐसा किया गया। यानी इसका उद्देश्य था अपना जो साम्राज्यवादी जो इसकी नीति है उसको सार्थक बनाना या उसको सार्थकता प्रदान करना। एकदम स्पष्ट है, वेरी सिंपल। आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज ये दो कारण हम पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट दो कारण, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। यानी आप देखिए, सबसे पहले वेलेस्ली ने अपने सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। डलहौजी कुशासन का आरोप लगाता है, उसको क्या करता है, अपने राज्य में मिला लेता है। यह है रेलवे एसएससी आदि एग्जाम में डायरेक्ट इतना पूछता है। बीपीएससी में ऐसे एक कुछ भरबली पूछ ले अलग बात है, या बिहार दरोगा में यहां पूछेगा कि वेलेस्ली ने किन किन राज्यों से संधि किया, सहायक संधि किया था, और डलहौजी किन किन राज्यों से संधि किया था। आप यहां भी पढ़ सकते हैं, और फिर जब वायसराय गवर्नर जनरल और वायसराय जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी उनका पूरा जो कार्य जब पढ़ेंगे कि वो सबकी अपनी अपनी अवधि रही और उस अवधि के दौरान इन लोगों ने क्या क्या किया, वहां भी पढ़ सकते हैं। तो हम तो समझते हैं कि यहीं पे पढ़ लिया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा, वहां रिवीजन होगा, लेकिन यहां पे ज्यादा आपको लॉजिकल बनाएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एक आता है कि 1798 में वेलेस्ली की सहायक संधि को कौन सा राज्य स्वीकार किया था। सबसे पहले पढ़ा चुके हैं, ब्रिटिश राज्य में भारतीय कौन, वेरी गुड। तो आप लिखिए यहां पे वेलेस्ली की सहायक संधि ऐसे लिख लीजिएगा, और यहां पर लिखिएगा स्वीकार करने वाले राज्य। यहां से सवाल पूछता है, थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय राज्य या राज्य, बात वही है। तो सर्वप्रथम कौन सा राज्य, सर्वप्रथम हैदराबाद, सत्रह सौ अंठानवे में। ये एग्जाम में आ चुका है, वर्ष भी पूछ चुका है, और किस राज्य ने स्वीकार किया था ये पूछ चुका है। इसको याद करना होगा, और याद क्या करना होगा, जब हैदराबाद पढ़ाए थे तो वहां पे हम स्पष्ट भी कर दिए थे। तो हैदराबाद सबसे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य था। कब किया, कब किया, 1798 ईस्वी में। हो गया। इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, इन सभी राज्यों के साथ किया था ना। ये सब पढ़े होंगे, तो हर जगह सहायक संधि होता है, ठीक है। पेशवा भोसले सिंधिया, पेशवा भोसले सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, और भी है जोधपुर, जयपुर,
इन सभी राज्यों के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। हो गया जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये इंपॉर्टेंट भी है। और यहां कभी कभी वरीयता, ये क्या बोलते हैं, आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेता है। यहाँ पे सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मैं उसी सीक्वेंस में लिखा हूं। वर्ष जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ का वर्ष जान लीजिए। जैसे में मैसूर 1799, मैसूर 1799, मैसूर 1799 रट जाइए। तंजौर 1799, ये भी 1799। ये वाला पूछा है 1801, अवध 1801, अवध 1801, और पेशवा 1802, पेशवा 1802। इतना ही जानिए, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह से पूछेगा, इसको गौन कर देता है जनरली ये, और नहीं तो दे देगा आपको कूट वाला, जो मिलान वाला होता है उसके साथ आपको दे देगा कि आप कूट को मिलाइए, तो किसका कौन वर्ष रहेगा उसको मिलाना पड़ेगा आपको। यहां रिवीजन रिवीजन रिवीजन, पिछली क्लास को अगर आप इस सब को पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सर्वप्रथम हैदराबाद को 1798 में वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत मिलाया गया। उसके बाद में मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, अवध को 1801 ईस्वी में, और पेशवा को 1802 ईस्वी में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो डलहौजी है, डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है, उसके तहत जो भारतीय राज्य को विलय किया गया है उसको जरा देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डलहौजी की विलय नीति के तहत शामिल राज्य। डलहौजी की विलय नीति के तहत शामिल यहां आप लोगों को पता है, डलहौजी का कार्यकाल बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। और इसने सभी तरह के नियमों को की धज्जियां उड़ाई और कुशासन का आरोप लगा करके भारतीय राज्यों का क्या किया, ब्रिटिश राज में विलय कर दिया। चलिए, सबसे पहले किस राज्य को मिलाया था? सतारा। वेरी गुड। तो सर्वप्रथम सतारा को, और ये किस वर्ष? 1848। कई बार पूछा है, बहुत बार ये पूछा है ये कि किस वर्ष सबसे पहले कौन से राज्य, ये बहुत बार पूछा है। सभी तरह के आईएएस एग्जाम, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, सभी एग्जाम में ये पूछा है। लेकिन अब ये सब प्रश्न नहीं आएगा, आएगा तो थोड़ा सा इसका स्तर कुछ अलग होगा। ठीक है, तो सतारा लिख लीजिए। जैतपुर और संभलपुर दो है, महाराष्ट्र में है, जैतपुर और संभलपुर।
ये दोनों राज्य कब है? 1849 में। कब मिलाया? 1849 में। इसके बाद बघात को मिलाया, यह है 1850। बघात को मिलाया कब? 1850 में। उदयपुर 1851 में मिलाया था या 52 में? 52 में। उदयपुर 1852। झांसी को मिलाया इसने 1854। कल हम लोग देखे भी थे इसको, नहीं देखे थे ना झांसी को? तो झांसी को मिलाया कब? 1853 है, सॉरी 1853 है। और नागपुर 1854। नागपुर 1854। देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको आपको याद नहीं रखना होगा। अब पार्शियल स्टडी कीजिएगा तो इतना जानिएगा, उससे ज्यादा नहीं जानिएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है। इसके अलावा डलहौजी ने क्या किया? ये तो हो गया क्या? भारतीय राज्यों का, स्वतंत्र राज्यों का ब्रिटिश राज्य में क्या हो गया? विलय। एक काम है ये, एक एक वो काम है अभी, और एक काम के तहत इसने इतना काम किया। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन? सतारा। कब? 1848। जैतपुर और संभलपुर को कब मिलाता है? 1849 में। बघात को कब मिलाया? 1850 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। हर हाल में याद होना चाहिए, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। इसका सीक्वेंस बैठा लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, हल्के में नहीं लेना है। तो एक काम के तहत इसने ये किया कि इतने सभी राज्यों को मिला लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके अलावा इसने क्या किया? तो तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधि छीन ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की क्या की? नवाबों की उपाधि छीन ली। नवाबों की क्या की? उपाधि छीन ली। तो ये काम किया इसने। अब नवाब क्या करेंगे? इनसे संतुष्ट रहेंगे? नवाब के साथ जीने वाले लोग संतुष्ट रहेंगे, इनके अधिकारी संतुष्ट रहेंगे, सभी के सभी। तो आप जान रहे हैं पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रहा है, देख रहे हैं दक्षिण भारत में भी। फिर 1831 के बाद इसने क्या किया? लिखिएगा नेक्स्ट, 1831। 1831 के बाद मैसूर के जो राजा है उसका पेंशन क्या किया इन लोगों ने? और शुरू कर दिया। तो लिखिएगा, मैसूर के राजा को कहा कि आप छोड़िए राजागिरी, छोड़ी कि बस छोड़िए और आप पेंशन पर अपना जीवन यापन गुजारिए। तो शुरू में पेंशन, अब बाद में क्या करेगा साहब? पेंशन वो बंद कर देगा सब। दोदू पंत के साथ ऐसे ही हुआ था ना, नाना साहब के साथ।
बाजीराव द्वितीय को पेंशन निर्धारित कर दिया गया, बिठूर में बैठा दिया गया। नाना साहब द्वितीय को भी पेंशन मिलते रहा। बाद में ये लोग आया, अवध का विलय किया तो क्या कर लिया, कुशासन का आरोप लगाया, कहा कि इसका पेंशन बंद करो। सभी नवाबों का वही हाल हुआ है, पेंशन बंद हुआ है बाद में। चलिए तो लिखिएगा 1831 के बाद मैसूर के राजा को पेंशन दी गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, समाप्त कर दिया कि अब पेंशन वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब नाना साहब कुंवर सिंह के साथ आएंगे। अब कुंवर सिंह का क्या किया गया था, इनका पेंशन बंद हुआ होगा, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनका जो पेंशन बंद हुआ डलहौजी के काल में ही हुआ, 1848 से 56 के बीच में हुआ। अब ये वर्ष कौन है, आपको लगता है 54-55 के आसपास में, एक अनुमान, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं। तो इस अवधि में इनका पेंशन बंद कर दिया गया। ठीक है, लिखिएगा अंग्रेजों के वफादार अवध के नवाब, लिखिएगा अंग्रेजों के वफादार अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अख्तर पिया इसका नाम है, नहीं, वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में अंग्रेजों के वफादार अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर (1856) में अपदस्थ कर, यानी कि उसको पद से हटाकर अपदस्थ कर ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया। ठीक है, नवाब बनते रहिए, है ना, भूल भुलैया में घुमाते रहिए। तो अवध के भी नवाब गए काम से, कानपुर में गए, यहां गए, मैसूर में गए, और इन सभी राज्यों को तो पूरा तरह से निगल ही लिया। तो आप देख रहे हैं, पेंशन दो, पेंशन बंद करो, मिला लो, कुशासन का आरोप लगा करके जो जो मन में आए वो करो। ठीक है, और अवध को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया गया। जैसे में नेशनल टेरिटोरी आप लोग जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं ना आज के डेट में, उसी तरह से ब्रिटिश राज्य में 4 कमिश्नरी क्षेत्र है और 11 प्रांत बनेगा। ठीक है ना, तो एक जो अवध है ये भी एक कमिश्नरी क्षेत्र है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अवध को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अवध को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। अब जरा देखिएगा, कल वाले क्लास से इसको कनेक्ट करके देखिएगा।
1856 में ये वाजिद अली शाह को क्या किया गया बताइए, अभी बताया है। ये अब नवाब नहीं रहे, रोड पर आ गए हैं, और इस अवध को मिला लिया गया है ना। अब ये ब्रिटिश राज्य हो गया, ब्रिटिश का राज्य का अंग हो गया, और इसको कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेगा गवर्नर जनरल के, ठीक है। जैसे में प्रत्यक्ष केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में जो नेशनल टेरिटरी होता है, वहां यहीं पे सेम वो कंडीशन है। ये राज्य नहीं है, जस्ट लाइक इसको बनाया गया। घटना कब की है, कब की है? 1857 के विद्रोह की जस्ट एक वर्ष पूर्व की घटना है, और यहां का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। क्या नाम है उसका? हेनरी लॉरेंस। आप लोग बताइए, कल इसकी चर्चा हुई थी, विद्रोह का दमन करने में चर्चा हुई थी कि नहीं? हेनरी लॉरेंस तब कनेक्ट हो गया। और ये कैसे हेनरी लॉरेंस कमिश्नर बना था, किस क्षेत्र का बना, किसके द्वारा बनाया गया, इससे पहले अवध की क्या स्थिति रही, सब कुछ स्पष्ट। और ये देन किसका है? डलहौजी का है। ये है डलहौजी का योगदान, नहीं योगदान तो नहीं ये कहेंगे, उसका कृत्य कहेंगे, है ना। कितना दिमाग लगाता था सब, कैसे कैसे। और मोटे तौर पर कहा जाए उत्तरवर्ती मुगल काल के दौरान ही ये सब हो रहा है। उत्तरवर्ती मुगल शासक क्या है? कमजोर हो गया है, वो दूसरे दुनिया में है। कोई रंगीला है तो कोई घृणित कायर है तो कोई साहेब बेखबर है, कोई कुछ है। भारत पर से नियंत्रण कमजोर हो गया। इन लोगों के अंदर भी महत्वाकांक्षा जाग उठा था कि हम राजा होंगे, हम अपने अपने क्षेत्र के मालिक होंगे। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय कर लिया लोग, संस्थापक बना लोग, और फिर आपस में भी संघर्ष किया कि हम अपने राज्य को मिला लेंगे, हम अपने राज्य को मिला लेंगे। आई यूरोपियन कंपनी, और धीरे धीरे इन लोगों का क्या हाल हुआ, हश्र हुआ, आप देख ही रहे हैं। बाद में 1858 में जगेगा लोग, जब तक सबके वंशज का क्या हो जाएगा, हो गया है, अब देख ही रहे, अंत हो गया है। तब यहाँ पे अब अवतरित होगा लोग, कौन लोग, कौन लोग बताइए? 1857 के बाद ये वो लोग होंगे जो भारत की आजादी को एक स्पेशल दिशा देंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे। वो राजा नहीं थे, थे भी तो उसको भूलेंगे कि मैं राजा नहीं हूं, मैं जमींदार नहीं हूं, मैं पूंजीपति नहीं हूं, ये भूल जाएंगे। कहेंगे कि सबसे पहले हम सब एक हो जाए। और यहीं से राष्ट्रवादी भावना का विचार उन लोगों के अंदर आया, भारतीयों के अंदर आया। होता है ना, घर में जब आपस में फूट पड़े, तीसरा लोग जो ऊपर से अटैक करता है, तब जाकर के आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। नहीं तो घर में ही तानाशाही शुरू होती है, अक्सर परिवार में देखिएगा। इसलिए कभी कभी इस तरह का सिचुएशन आना भी जरूरी होता है लाइफ में, है ना। ये उत्तरवर्ती औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी ना यूरोपियन कंपनी, और खासकर उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फाइनली है अपने उद्देश्य में सफल रहा, और अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति रही, प्रवृत्ति रही, या उसकी जो इच्छा है, उसकी प्राप्ति होते हुए दिखी भारत में। देख लीजिए, इसलिए आपस में फूट पड़ना क्या होता है, बड़ा दुखदाई होता है। और अंत में लोग आपस में फिर एक साथ क्या होते हैं, जुड़ते भी हैं, लेकिन जब तक सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। पुनरुत्थान करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
ये अपने जीवन से भी सीख लेना है। इतिहास समसामयिक विषय है, आपको ये सिर्फ तथ्यों की जानकारी नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, ये आपको जीने की कला भी सिखाता है। खासकर इस युग में इतिहास को जानना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब एक आदमी और बचा हुआ है जो एक सिंबल के रूप में है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ध्यान किसी का नहीं है बहादुर शाह जफर द्वितीय पर। वो भी तो पेंशन याफ्ता बन के रह गया। अंत में उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, अंग्रेज गवर्नर जो आए या अधिकारी जो थे, इतने दुर्व्यवहार किए कि कुछ लोगों को और खासकर मुस्लिम वर्ग को बड़ा ठेस पहुंचाया। स्पष्ट इतिहास में लिखा गया। इसने भी, इस कृत्य ने भी अंग्रेजों के, वो क्या कहेंगे, अंदर ही अंदर लोगों को उद्वेलित किया कि एक राजा के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि राजा का पूरा क्षेत्र छीन लिया गया, एक महल में वो रह रहा है, लाल किला में रहता था, और उसको भी खाली करने का आदेश हो तो क्या गुजरेगा, इसको भी खाली करो। पूरे भारत मुगल सल्तनत, मुगल राज से पूरे भारत का राज्य क्या हो गया, क्षेत्र निकल गया। 21 प्रांत था औरंगजेब के टाइम में। और ऐसा नहीं है कि ये लोग अत्याचारी थे, ऐसा नहीं है। इनके उत्तरवर्ती काल में या वो पॉलिसी को लेकर के विरोधाभास है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। हालांकि शाहजहां स्थापत्य कला पे बहुत ज्यादा खर्चा किया, तो इसको लेकर के वो उधर नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। अब फिर भी राजा तो राजा, मान लेते हैं कि गार्जियन कितना भी खराब हो, बुरा हो, तो दूसरों के सामने उसको जलील करे होते हुए आप देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे। अरे बहुत सारे लोग हैं जो अभी पीएम को कुछ बोलते हैं, सीएम को कुछ बोलते हैं, सभी जगह विरोधी। लेकिन अगर वही नेपाल या कोई दूसरा व्यक्ति पीएम सीएम को बोले तो हम लोग छोड़ देंगे? देश के आन बान शान की बात होती है ना। तो वही स्थिति था, सिंबॉलिक तौर पर ही सही, वो भारत का अभी भी सम्राट था, बहादुर शाह जफर। तो नेक्स्ट लिखिएगा, इस राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में एक कारण यह भी था कि बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इडियोलॉजी वाला नहीं, इडियोलॉजी का तो हो गया आपका। बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार, ठीक है, अपमानजनक व्यवहार। बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार हो गया। और इस व्यवहार ने विशेषकर मुस्लिम भावनाओं को ज्यादा चोट पहुंचाया। आप लिख सकते हैं एरो मार के। म्यूट कीजिए, किनका आवाज आ रहा है? मुस्लिम भावनाओं को चोट पहुंचाया। और ये कब की बात है? यहां बांग्लादेश भी है आपका, और यहां पाकिस्तान भी है, ठीक है ना। बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है।
चूंकि 1857 के समय की बात हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है, तो यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो भारत का जो सम्राट है बहादुर शाह जफर, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार, और चूंकि यह मुस्लिम था, मुस्लिम होता कि क्या है, जो मुस्लिम भावनाएं हैं इनसे जुड़ी हुई है, इसको क्या किया, चोट पहुंचाया। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में उस समय जो भारतीय, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये हमारा जो अभी राजनीतिक सीमा भारत का है, यहां के मुस्लिम समुदाय के अंदर भी एक अलग प्रकार से रोष था, अंदर ही अंदर। तो इस कार्य ने भी 1857 के लिए एक उर्वर भूमि तैयार किया। आप देखेंगे वो क्या बिपिन चंद्रा की पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है सबसे ज्यादा हत्याएं और फांसी मुसलमानों को दी गई है, डाटा में लिखा हुआ है, गैजेटियर सब जो है उस सब में लिखा हुआ है। 1857 के विद्रोह सबसे ज्यादा कत्ल होने वाले और फांसी पर चढ़ने वाले मुस्लिम लोग थे। आज हम लोग जो सोचते हैं ना, न्यू जनरेशन में जो जिस बात को, चाहे मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय के लोग हो, इस तरह का बीजारोपण कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है। उसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी, जाने गंवाई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, इन लोगों को भी देखिएगा आगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए अगला। गवर्नर जनरल ऑकलैंड, यहीं पे लिखिएगा, इन्हीं के तहत गवर्नर जनरल ऑकलैंड ऑकलैंड नाम है, ऑकलैंड, गवर्नर जनरल ऑकलैंड। ऑकलैंड 1836 से 42 इनकी अवधि रही है। हालांकि ये कंटेंट पीछे छूट गया, उसको मैं आगे लिखाता हूं। 1836 से 42 गवर्नर जनरल ऑकलैंड बहादुर शाह जफर को कहा कि तुम अपना दावा छोड़ दो, अब तुम्हारा जमाना नहीं रहा, तुम अपना दावा करना छोड़ दो, बादशाहियत छोड़ दो। तो लिख लीजिएगा, बादशाह को अपने दावे और अधिकार तक छोड़ने को कहा, बादशाह को अपने दावा और अधिकार तक छोड़ने को कहा। समझे? ये था वो ऑकलैंड। देखिएगा 1842, यहां ध्यान दीजिएगा, 36 से 42, 57 करीब है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इससे पहले लॉर्ड एमहर्स्ट था 1823 ईस्वी में, इसको भी लिख लीजिए यहीं पे, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823। ये इस समय 23 में, जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो बाद की बात है। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह में कौन है, हम सिंबल दे देते हैं, यहां पे आपको विकल्प दे देते हैं। जिसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, हाँ, अकबर द्वितीय, वेरी गुड। तो इस समय लॉर्ड एमहर्स्ट ने जब अकबर द्वितीय के दरबार में पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वितीय के दरबार में पहुंचा तो वो बराबरी के दर्जे से पहुंचा। कहा कि अब तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारा दिन लद चुका है। तो ये स्थिति है, इन लोगों ने अपमानजनक व्यवहार किया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 में अकबर द्वितीय के दरबार में बराबरी की हैसियत से मिला, लिख लीजिए, बराबरी की हैसियत से मिला। ये इतने अपने आप को ताकतवर समझने लगे थे, आप समझ रहे हैं।
साइकोलॉजिकल गेम ये लोग खेल रहा है, प्रहार कर रहा है कि जब यहां बराबरी के दर्जे से हम मिलेंगे तो पूरे भारतवर्ष में यह मैसेज जाएगा कि अंग्रेज अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो अब दरबार में भी बराबरी की हैसियत से मिलने लगे हैं। लिखिए नेक्स्ट। और आपको पता होगा इन लोगों को भेंट और नजराना ये लोग तो देता था, ठीक है, ये बराबरी पर मिला। आकलैंड जो किया कि तुम हक अपना छोड़ दो, अधिकार छोड़ दो, और बचा कुचा एक और है लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट लिखिएगा, ये क्या करता है जरा देखिएगा। लॉर्ड एलन बरो ये कहता है बहादुर शाह जफर को अब तुम्हारी हैसियत नहीं मेरे सामने, ठीक है, अब तुम्हारी हैसियत नहीं मेरे सामने, मैं तुम्हें नजराना नहीं दूंगा। और इसने बहादुर शाह जफर द्वितीय को नजराना देना बंद करवा दिया, कहा कि अब नहीं मिलेगा नजराना। तो लिखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो बहादुर शाह को नजराना देना बंद कर दिया। और आपको पता होगा सम्राट का जो वो होता था नाम या चित्र सिक्कों पे जो चलता था उस जमाने में, कहा कि अब सिक्का का पे कुछ नहीं रहेगा, इसका नाम और वो पदची कुछ भी नहीं रहेगा, हटाओ इसको। तो सिक्का पर से नाम भी हट गया। अब पब्लिक के पास दूसरा सिक्का पहुंचता, अरे अंग्रेज तो अब इतने ताकतवर हो गए, मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय कमजोर भी हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोधित भी हो रहा है। वो समय की इंतजार में लगेंगे अब कि कब वो समय आएगा कि इस अंग्रेज को हम यहां से खदेड़ भगाएंगे। साहस नहीं जुटा पा रहे थे, अंदर ही अंदर उनका मन उद्वेलित हो रहा था, लेकिन समय आया और मंगल पांडे ने कर दिखाया और इसकी चिंगारी पूरे भारत में फैली। तय सीमा से पहले ही क्या हुआ, आंदोलन भड़क उठा और व्यापक क्षेत्र पर ये भड़का, अंग्रेजों का खूब कुटाई हुआ, कहिए हम लोग भी कुटाए, ऐसी बात नहीं है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, लेकिन खूब कुटाई हुआ बढ़िया से, मनोबल टूटा। ऐसा ही होता भी है। तो यहां लिखिएगा, लॉर्ड एलन बरो ने बहादुर शाह को नजराना देना बंद कर दिया और उसके सिक्कों पर से भी नाम हटा दिए। अब एलन बरुआ के बाद में आता है, इस सब के बाद में आता है डलहौजिया। देखिएगा, यहां भी देखिएगा डलहौजिया क्या कहेगा। डलहौजी आज भी लोग कहता है ना, आम बोलचाल में डलहौजी बनता है ना, ये है डलहौजी। किसी तरह का इसके पास नैतिकता नहीं, सभी मर्यादाओं का इसने क्या किया, भारत में आकर के उल्लंघन किया। ये है डलहौजी। तो खैर अपने ही काल में तो ही करके गया, लोगों को भड़का के तो गया। झेला कौन, कैनिंग हुआ है ना, कैनिंग झेला। और उस भारत आने से पहले उसको पता था, बताए भी थे क्या कि जाएंगे तो कस की कुटाई होगा हमारा हिंदुस्तान में। और आया तो देखा भी अपने सामने, पामस्टन को इशारे इशारे में कह के आया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, और आया तो यहां पर देखा कि खूब बढ़िया से उन लोगों का उपाय लगा 1857 के विद्रोह का। तो लिखिए डलहौजी के बारे में, ये बहादुर शाह जफर को क्या आदेश देता है, लिखिए। डलहौजी ने बहादुर शाह को दिल्ली के लाल किले को खाली करने और कुतुब मीनार में जाकर रहने का आदेश दिया। घर हमारा, सब कुछ हमारा, और हम ही को कहा जाए कि तुम यहां नहीं रहो,
लाल किला के सामने एक क्या है, झोपड़ी है कुतुब मीनार। आज भी भारत की आन बान शान लाल किला है, और वहां से उस कहता है कि खाली करो, अब जाओ, एक तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी वो हैसियत नहीं है, तुम उस काबिल नहीं हो कि लाल किला में रह सकते हो। सोचिए, बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका है, राजकोष खाली हो चुका है, सैनिकों को जो भी बचे कुचे है, अधिकारी है, जो भी है उसके पास उसको पैसे देने के लिए नहीं है, पेंशन भी क्या हो गया है, नजराना, सब कुछ बंद होते जा रहा है। वो किताबत करता था, जफरनामा नाम से गजल लिखता था और अपना जीवन यापन करता था। कुछ उसके हमदर्द थे जो जिसके साथ वो जी रहा था, और ऐसे में उसको लाल किला खाली करने का डलहौजी ने ये दुस्साहस किया था, और इसका परिणाम उसको देखने को मिला। आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में जनरल बख्त खां और फिर शस्त्रागार पे मेरठ के सैनिकों ने कब्जा कर लिया, आग लगा दी, जबकि इनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे। क्या था? जुनून था, जुनून भारत को आजाद करने का। हमारे अपने हम पर अत्याचार करे तो सही, लेकिन तुम्हें अत्याचार करने का कोई हक नहीं है। लिखिए डलहौजी। डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में जाकर रहने के लिए आदेश दिया, या कहा और कैनिंग आया, इसका एहसास था, उसके बावजूद ये कहा कि तुमको अब सम्राट हम नहीं मानते। तो भारत के लोगों ने भी, मेरठ के सैनिकों ने भी ये दिखाया कि देखो कैनिंग, तुम सम्राट नहीं मानोगे, ये सही है, लेकिन तुम भी अपने सामने देखो कि हम लोग क्या करते हैं। तो अभी आप लोगों ने लिखा डलहौजी के बारे में, तो ये तो लिख लिए होंगे कि डलहौजी ने बहादुर शाह को दिल्ली लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में जाकर रहने को कहा। ये तो लिख लिए होंगे। ये लिख लिए है। आवाज नहीं मिल पा रही है उधर से। आवाज नहीं मिल रही है। लॉर्ड कैनिंग ने, अरे आवाज नहीं मिल रही है, बोलिए ना उधर से। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह के बाद मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया। सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया। अब मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया जाएगा। ये घोषणा था किसका? लॉर्ड कैनिंग का। वंचित कर दिया जाएगा और फिर उसे महल भी छोड़ना होगा। ये तो हुआ। डलहौजी को ऐसे ही थोड़े लोग याद करता है। आप जरा देखिए,
वेलेजली का काम अधूरा था, इसको पूरा कर दिया। वेलेजली तो छोटे छोटे राज्यों का विलय किया, संधि किया, ही सम्राटे को लेके चला गया सब। एक और काम ध्यान दीजिएगा, डलहौजी कार्नवालिस के भी अधूरे काम को पूरा किया। कार्नवालिस एक नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया, है ना, और ये क्या किया कि जमींदारी छीन लिया, समझे? तो लिख लीजिएगा 1854 में डलहौजी द्वारा भूपतियों और जमींदारों की जागीरों की जांच के लिए, भूपतियों और जमींदारों की जागीरों की जांच के लिए बंबई में एक इनाम कमीशन गठित किया। क्या नाम है? इनाम कमीशन। इनाम कमीशन गठित किया। कुछ नहीं, किसी तरह से इनका जमींदारी छीन लिया जाए, ठीक है, इनाम कमीशन गठित किया, ठीक है। एक कमीशन काम क्या किया जानिए। इस कमीशन ने 35,000, यहीं से एरो मार के लिख लेना है, 35,000 जागीरों की जांच की और रिपोर्ट सौंपा। कितना? 35,000 जागीरों की जांच की, और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर 20,000 जागीरदारों की जागीरें छीन ली गई। अब ये इतने सारे लोग अंग्रेज के समर्थन में रहेंगे कि विरोध में आ जाएंगे। और ये था सिर्फ दक्कन का क्षेत्र, उत्तर भारत को छोड़ दीजिए, ये दक्कन के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। लिख लिए। अब ये बताइए, इतने की जांच की तो ये भी खुश नहीं रहे होंगे, और इतने लोगों की जागीरदार छीन ली गई, यानी कि ये जो जमींदार और भूपति हैं, ये लोग अंग्रेजों के अब तक समर्थक थे या उनके आगे पीछे कर रहे थे, ये लोग भी क्या हो गए? अंग्रेजों के दुश्मन, विरोधी हो गए। तो चर्बी वाला कारतूस मामूली घटना है ना, क्योंकि पुलिस और सैनिक के पास साहस ज्यादा होता है और आम लोग जल्दी नहीं होते हैं। अरे वो हथियार रखता है लोग तो साहस हो, हर दिन उसी से खेलता है, तो वो लोग विरोध जल्दी कर देंगे ना। और हम और आप सोचते हैं कैसे होगा, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, और दिन रात वो लोग रहता है। तो अंग्रेजों के ये लोग भी विरोधी हो गए। अब देखिए, ऊपर से अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, अभी तक का अंग्रेजों का देखिए, और उसमें भी सिर्फ कौन है? वेलेजली या डलहौजी, और बीच बीच में कुछ लोग हैं, कैनिंग। ये देखिए, तब एक जमींदार का बहुत बड़ा वर्ग नाखुश हो गया दक्कन में, यानी दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। अब लिखिए, जमींदारी जब्त हुआ, लोगों में, जमींदार लोगों में असंतोष हुआ। इतना ही नहीं,
डलहौजी के समय में भी जो भर्ती हुआ या अंग्रेजों ने जो भर्तियां की उसमें भारतीयों के साथ भेदभाव भी किया था। तो लिखिएगा, प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव। अगला पॉइंट, अच्छे पोस्ट पे नहीं रखना चाहते थे प्रशासन में। आप देखिएगा सूबेदार भी बनाया तो उससे ऊपर नहीं जाने दिया, निचले स्तर पर ही भारतीयों को वो रखता था, बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं जाने देता था। तो प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव, ठीक है ना, प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव। जानते हैं एक काम शुरू किया था कार्नवालिस। ये भेदभाव वाला काम कौन शुरू किया था? कार्नवालिस शुरू किया था, जिसको डलहौजी बहुत आगे तक ले गया। और आगे तक ले गया तो हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा को पार करता है, सर से पानी बहता है, तो वही होता है जो होना होता है, वही हुआ। डलहौजी की 1-2 साल में परिणाम सामने आ ही गया। कल हम लोगों ने देखा था 1858 में शहीद सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी थी 1857 के विद्रोह को लेकर के। 1858 में उस पुस्तक का नाम क्या है बताइए? उस पुस्तक का नाम क्या है? हिंद। वेरी गुड। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 1858 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने अपनी पुस्तक असबाब-ए बगावते हिंद, असबाब-ए और भारतीय भाषा में 1857 पर पहली पुस्तक है। कल मैं बताया था ना। तो लिखिएगा असबाबे बगावते हिंद में बताया कि या लिखा है कि विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भारतीयों का प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर न होना था। तो इन्हीं सब राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर न होना था, यानी कि भारतीयों को हायर पोस्ट पे नहीं रखा जाता था। अंग्रेजों की ये पॉलिसी रही। इतना ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी लोगों ने किया। यहां पे भारतीयों को वो लोग निग्रो कहते थे, निग्रो नीच जाति, हे दृष्टि से देखते थे। गोरा और काला आप जान ही रहे, निर्जातीय भेदभाव रखते थे। तो ये भी एक कारण। इन राजनीतिक और प्रशासनिक कारण आपका आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में आर्थिक कारण की समझ है आपके पास, लेकिन कल मैं लिखा दूंगा। कल आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा नहीं है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सामाजिक और धार्मिक कारण, और उसके बाद में सैनिक कारण, तत्कालिक कारण हम बता चुके हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में स्वरूप को लेकर के लिखाने में इतना जब जान जाइएगा तो स्वरूप को लेकर के 10-15 इंफॉर्मेशन है। उसको लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, पॉइंटेड फॉर्म में लिखेंगे। किसने क्या कहा,
आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।